Welcome back to my channel. In my last video, we have studied about different definitions of economics given by different economists over time. और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में हम किन चीज़ों को स्टडी करते हैं. तो जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट और कंट्रोवर्शियल है. वास्ट और कंट्रोवर्शियल क्यों है? जैसे जैसे हम इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे हमें समझ आता जाएगा ये वास्ट और कंट्रोवर्शियल क्यों है. जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है तो सबसे पहली बात ये है कि वो उसके लिए किसी की भी कोई एक राय नहीं है. कोई भी सभी इकोनॉमिस्ट का कोई एक ओपिनियन नहीं है. जितने ज़्यादा इकोनॉमिस्ट हुए उतने ज़्यादा ओपिनियंस सामने आए. तो ये सब देखते हुए मिसिस बारबरा वुटन जो कि एक इकोनॉमिस्ट थी और एक सोशियोलॉजिस्ट भी थी, उन्होंने कहा था कि वेन एवर 6 इकोनॉमिस्ट गैदर्ड देयर आर 7 ओपिनियंस. कि जब भी कहीं पर 6 इकोनॉमिस्ट इकट्ठे होंगे तो वहां पे 7 ओपिनियंस ही सामने आएंगे. कोई एक पर्टिकुलर ओपिनियन सामने नहीं आएगा क्योंकि 6 ओपिनियंस उनके खुद के होंगे और 7th या फिर उससे एक्स्ट्रा ही ओपिनियंस सामने आएंगे. तो डिफरेंट ओपिनियंस किस तरह से थे ये हम अब पढ़ते हैं. डिफरेंट ओपिनियंस क्यों थे? क्योंकि इकोनॉमिक्स की डिफरेंट डेफिनेशंस आई डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने दी. तो जो सबसे पहले इकोनॉमिस्ट थे वो कौन थे? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन थे? एडम स्मिथ हो गया, जेबी मिल हो गया, जेबी से हो गया. ये सब कौन थे? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. इन सब की एक ही राय थी. क्या थी? कि इकोनॉमिक्स में मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है? मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है? वेल्थ. ठीक है. जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या था? वेल्थ. कि जो हमारी स्टडी है इकोनॉमिक्स की वो किसके रिवॉल्व घूमती रहती है? वेल्थ के रिवॉल्व ही अराउंड ही घूमती रहती है. ठीक है. ये क्रिटिसाइज हो गए थे क्योंकि इनका जो सब्जेक्ट मैटर था वो काफी ज्यादा लिमिटेड था. सिर्फ वेल्थ तक ही लिमिटेड रह गया था. उसके बाद आए फिलोसोफर्स जैसे कि डॉक्टर मार्शल. उन्होंने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है? मटीरियल वेल्थ. ठीक है. ये भी क्रिटिसाइज हो गई क्योंकि ये भी टोटल मटीरियलिस्टिक मतलब जो मटीरियल गुड्स थे उन्हीं तक ही लिमिटेड थी. इन्होंने कहीं नॉन मटीरियल की बात नहीं की. कहीं आइसोलेशन में जो इंडिविजुअल सिर्फ खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते थे वो उनको भी इंक्लूड नहीं किया. इसलिए ये भी क्रिटिसाइज हो गए. ठीक है. क्योंकि ये भी सिर्फ मटीरियल गुड्स तक ही लिमिटेड रहे, उनके वेलफेयर तक ही लिमिटेड रहे. उसके बाद आए लॉर्ड रॉबिन्स. लॉर्ड रॉबिन्स ने क्या बोला कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है? स्केयर है. स्केयर रिसोर्सेज हैं. ठीक है. विद अल्टरनेट यूजेस. ठीक है. स्केयर रिसोर्सेज हैं और उनके अल्टरनेट यूजेस हैं. स्केयर रिसोर्सेज और अल्टरनेट यूजेस होने के साथ साथ हमारी जो वांट्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड हैं. ठीक है. अनलिमिटेड वांट्स हैं, स्केयर रिसोर्सेज हैं. तो इनकी जो सब्जेक्ट मैटर था वो कहीं से थोड़ा सा वाइड हुआ था कि हाँ जी, क्योंकि उन्होंने स्केयर रिसोर्सेज की बात की थी विद अल्टरनेट यूजेस और अनलिमिटेड वांट्स. ठीक है. अब अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज पूरा नहीं कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें क्या डेवलप करनी पड़ती है? चॉइस और वैल्यूएशन ऑफ रिसोर्सेज.
ठीक है। एक तो हमें चॉइस डेवलप करनी पड़ेगी कि हाँ जी कौन सी वांट्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनको कि हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, और रिसोर्सेज को भी वैल्यूएशन की हाँ जी हम इस वांट के लिए सिर्फ इतने ही रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। तो इनका जो सब्जेक्ट मैटर था कहीं थोड़ा सा वाइड हुआ था, किसको लेकर, चॉइस और वैल्यूएशन ऑफ रिसोर्सेज को लेके। ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बढ़ता गया। पहले सबसे पहले किस पे, कहाँ पे लिमिटेड था, वेल्थ पे। ठीक है। उसके बाद किसके ऊपर शिफ्ट हुआ, वेल्थ के साथ साथ किसके ऊपर शिफ्ट हुआ, मटीरियल वेलफेयर के ऊपर। और उसके बाद जब लॉर्ड रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन दी तो ये लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स के लिए हमें जो चॉइस और रिसोर्सेज को जो वैल्यू देनी पड़ती है उसके ऊपर शिफ्ट हुआ, मतलब कि वाइडन बढ़ता ही गया। तो आप जैसे कि आप इस सर्कुलर फ्लो चार्ट में देख सकते हैं कि हमने किसकी बात की है, वांट्स की। ठीक है। अब हमारी जो भी वांट्स हैं, ठीक है, कोई भी एक वांट ले लो। ठीक है। अब फूड ही ले लो। ठीक है। आज की हमारी वांट क्या है, फूड है। अब फूड को अटेन करने के लिए हम क्या डालेंगे, एफर्ट्स। ठीक है। और जब हम फूड को अटेन कर लेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगी, एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी। हमें फूड मिल गया, हमने खा लिया, हमने उसके लिए एफर्ट्स डाले, कोई काम किया, कुछ भी किया, कहीं से भी अर्निंग की, और उसके बाद हमने उसको फूड को अचीव किया, हमें सेटिस्फैक्शन मिली। अब ये था नहीं हमने खाना खा लिया बस, अब हमें और कुछ नहीं, हम तृप्त हो गए। तो हमारी जो वांट है वो क्लोथ्स के ऊपर शिफ्ट होगी। ठीक है, स्विच ऑन होगी। तो हमारी वांट क्या होगी, क्लोथ्स। अब क्लोथ्स को अचीव करने के लिए हम एफर्ट्स डालेंगे, फिर जब हमें क्लोथ्स अचीव हो जाएंगे हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी, फिर हमारी जो वांट है वो किसी और चीज पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही ये जो सर्कुलर फ्लो है ये चलता रहता है, ये कभी भी रुकता नहीं। ये तभी रुकता है जब इंसान की सांसें रुक जाती है, क्योंकि वांट्स है हमारी, उसके लिए हम एफर्ट्स डालते हैं। जब हमें वो एफर्ट से हमें वो चीज अचीव हो जाती है, हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो हमारी जो वांट है वो किसी और चीज पे स्विच ऑन हो जाती है। जैसे हम टारगेट सेट करते हैं अपना कि हाँ जी कि हमने 5% प्रॉफिट चाहिए। ठीक है। जब हम वो अचीव कर लेते हैं फिर हमारी वांट क्या हो जाती है, नहीं यार 5% अचीव कर लिया, हम इसको 7% कर देते हैं। अच्छा 7% अचीव कर लिया, हम इसको 8% कर देते हैं। तो वो स्विच ऑन होती जाती है, वो कभी भी रुकती नहीं है कि नहीं यार बस अब हम सेटिस्फाइड हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब तक इंसान है उसकी जो वांट्स हैं वो एक चीज से दूसरी चीज के ऊपर स्विच ऑन होती जाती हैं। ठीक है। अब वांट्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो सारा चार्ट किसके ऊपर डिपेंड है, वांट्स के ऊपर। अब जो हमारी वांट्स है वो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है। फर्स्ट होगी नेचुरल और सेकंड होगी आर्टिफिशियल। तो जो नेचुरल होती है उसमें क्या चीजें आ गई, जैसे एयर आ गई, वाटर आ गया, हीट आ गई, ठीक है, विंड एक्स्ट्रा, बहुत सारी हैं। अब जैसे हम एयर, वाटर, हीट, एयर में ऑक्सीजन भी आती है। अब हमें सांस लेने की ऑक्सीजन चाहिए, तो वो हमें क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो हमें नेचर से मिल रही है, उसके लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ रहे हैं, वो भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब सन लाइट है या सन हीट है, वो भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, उसके लिए हमें कोई भी एफर्ट्स नहीं डालने पड़ रहे हैं। इसलिए ये जो नेचुरल वांट्स हैं हमारी, ये इकोनॉमिक्स में इंक्लूड नहीं होती हैं, क्योंकि इनके लिए हम कोई भी एफर्ट नहीं डालते हैं, या फिर इनसे किसी भी तरह की इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए हम इनको उसमें इंक्लूड, इकोनॉमिक्स की स्टडी में इंक्लूड नहीं करते। लेकिन जो आर्टिफिशियल वांट्स होती हैं हमारी, जैसे कि फूड, क्लोथ्स, हाउस, सर्विसेज एक्स्ट्रा। अब फूड को अचीव करने के लिए हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, हर किसी को एफर्ट्स डालने पड़ते हैं कहीं ना कहीं से
अर्निंग्स करके किसी भी तरीके से फार्मर्स हैं वो खेती नहीं करेंगे तो फूड कहाँ से आएगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं ताकि उनको फूड मिले, ठीक है। अब क्लोथ्स हैं, तो इसके लिए भी अगर क्लोथ्स प्रोड्यूस ही नहीं होंगे तो फिर हर किसी को चाहिए, और हर कोई क्लोथ्स को नहीं बना सकता, ना ही हमें नेचर से मिलते हैं, इसके लिए हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, ठीक है। हाउस है, हाउस भी हमें बिल्ड करना पड़ता है, हमें नेचुरली हाउस नहीं मिलते हैं। अब सर्विसेज होगी, डिफरेंट सर्विसेज हैं, जैसे कि एजुकेशन सर्विस होगी, डॉक्टर सर्विस होगी, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, हॉस्पिटैलिटी सर्विस होगी। तो ये सब, इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। और जिन भी चीजों के लिए एफर्ट्स डालना है तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। तो इसलिए जो आर्टिफिशियल वांट्स होती हैं, ठीक है, ये हमारी इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती हैं। इनको अचीव करने के लिए जो हम एफर्ट्स डालते हैं, फिर हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो ये सब किस में इंक्लूड होती हैं, इकोनॉमिक स्टडी में, ठीक है। तो इन्हीं को सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में इंक्लूड किया जाता है। अभी जैसे हमने स्टडी किया कि जो भी हमारी वांट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए जो हम एफर्ट्स डालते हैं, ठीक है, वो एफर्ट्स डालने के बाद जब हम उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं तो उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, और उसके बाद जो हमारी वांट है वो किसी और चीज़ के ऊपर स्विच ऑन हो जाती है, या फिर हमारी कोई और चीज़ हमारी वांट बन जाती है। तो ये जो सर्कल है, यही सारा सर्कल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसी सर्कल के ऊपर ही सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बेस्ड हैं, ठीक है। और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो ही क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये तो था एक बेसिक कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स का। तो जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है उसको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच वो है जो स्टार्टिंग से स्टडी करते आए हैं, उसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती हैं, जैसे कि कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, पब्लिक फाइनेंस और इंटरनेशनल ट्रेड। तो कंजम्पशन क्या है, सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे। तो कंजम्पशन में वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती हैं जिससे कि हम की जो भी गुड्स या फिर सर्विसेज हैं, या फिर जो मटीरियलिस्टिक गुड्स हैं या फिर नॉन मटीरियलिस्टिक गुड्स हैं, जिनको भी हम यूज करते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, वो सारी किसमें इंक्लूड की जाती है, कंजम्पशन में। सबसे छोटी एग्जांपल लेते हैं, हम शॉप से ब्रेड लेते हैं, बेसिक चीजें हैं, ब्रेड, दूध, बटर। तो ये सारी चीजें हम शॉप से लेते हैं, उनको हम यूज करते हैं, उनसे हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये सब किस में आती है, कंजम्पशन में, क्योंकि हम उन चीजों को यूज कर रहे हैं, उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जो भी चीजें इंडिविजुअल्स यूज करता है, ठीक है, अपनी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए, वो सारी किस में इंक्लूड की जाती है, कंजम्पशन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट क्या है, कंजम्पशन। तो कंजम्पशन में कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, कंजम्पशन में कंज्यूमर्स इंक्लूड किए थे, और इस वर्ल्ड का हर एक इंसान कंज्यूमर है, क्योंकि हर कोई इंसान किसी ना किसी रूप में चीजों को कंज्यूम करता है। अब एक फार्मर है, ठीक है, वो क्या करता है, क्रॉप्स को उगाता है, लेकिन उसको कंज्यूम भी करता है ना। तो हर एक दुनिया में जितने भी लोग हैं वो कंज्यूमर्स भी हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी कंज्यूमर्स हैं, जो अदर पीपल हैं वो भी कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर हर कोई है। तो इस क्योंकि हर कोई जो है हर एक फैसिलिटी को यूटिलाइज करता है, उसका यूज करता है अपनी बेनिफिट के लिए, अपनी पर्सनल वेलफेयर के लिए। तो जितने भी ये चीजें आती हैं वो सारी किस में इंक्लूड होती हैं, कंजम्पशन में। तो जो कंजम्पशन के बाद जो सेकेंड एक्टिविटी इंक्लूड की जाती है वो है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में वो सारी एक्टिविटीज
इंक्लूड की जाती हैं, जिसमें कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो डिफरेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब को यूज करके चीज़ों को प्रोड्यूस करता है फॉर कंज्यूमर्स। तो इसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें ही नहीं आती, मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स ही नहीं आते, इवन की जो सर्विसेज हैं वो भी प्रोडक्शन में ही इंक्लूड की जाती हैं। जैसे कि जो टीचर्स हैं, ये डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ये सब भी प्रोडक्शन में ही आते हैं। तो प्रोडक्शन के बाद जो थर्ड आती है वो है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती हैं जिसमें कि जो कैपिटल गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है फॉर फ्यूचर यूज। उनको हम अभी यूज नहीं करते हैं, इन फ्यूचर हम उनको यूज करते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी बिजनेस में हम इन्वेस्ट करते हैं, अपनी मनी इन्वेस्ट करते हैं, या फिर कोई भी चीजें बनाते हैं, उनको हमने अभी यूज करनी, अभी हमारे लिए वो कोई भी बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो काम आएंगी। इसको हम अपनी डे टू डे लाइफ से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो एक स्विंग मशीन है, ठीक है, जिसे हम कपड़े सिलते हैं। अब जिसे तो ड्रेसेस स्टिच करना आती है उसके लिए तो बेनिफिशियल है कि हाँ जी वो उसको यूज करता है, लेकिन जिसको नहीं आती उसके लिए तो उसका कोई यूज नहीं है, इन्वेस्टमेंट कोई फायदा नहीं है उसका। लेकिन अगर उसने स्विंग मशीन ली है और वो इन फ्यूचर स्टिचिंग को सीखने की कोशिश कर रहा है कि हाँ जी मैंने स्टिचिंग सीखनी है, तो इन फ्यूचर उसको वो स्विंग मशीन काम आएगी। तो ये है एक इन्वेस्टमेंट कि हाँ जी मैंने जब स्टिचिंग करना स्टार्ट करनी है तो मुझे एक स्विंग मशीन की जरूरत होगी, तो मैं इसको अभी से लेके रख लेती हूँ, अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेती हूँ। ये बात होगी इन्वेस्टमेंट की। अब इन्वेस्टमेंट के बाद आती है एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या होता है, गुड्स को खरीदा और बेचा जाता है। मैं कंज्यूमर हूं, तो जो भी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है वो उसको मैं कंज्यूम करूंगी, ठीक है। तो उसकी जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं उनको मैं लूंगी, खरीदूंगी ना, थ्रू मनी होगा। अब कोई मुझे फ्री में तो देगा नहीं, तो उसके लिए एक्सचेंज होगा कि हाँ जी पैसे दो, सर्विस लो या गुड्स लो, ठीक है। अब प्रोड्यूसर है वो, उसने भी तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज किए हैं, जैसे लैंड यूज किया, लेबर यूज की है, कैपिटल यूज की है, एंटरप्रेन्योर यूज किया, तो उसने उनको भी तो पेमेंट देनी है ना। लैंड के लिए उसने रेंट देना है, लेबर को उसने वेजेस देनी है, कैपिटल को उसने इंटरेस्ट देना है, और एंटरप्रेन्योर को उसने प्रॉफिट देना है। तो एक्सचेंज में क्या होता है कि जब चीजों को बाय और सेल किया जाता है, कहीं खरीदा जाता है और कहीं बेचा जाता है। तो एक्सचेंज भी टू टाइप्स की होती है। एक इसमें एक्सचेंज में एक होती है प्रोडक्ट प्राइसिंग, हाँ जी हम प्रोडक्ट्स के प्राइस लगाते हैं, और दूसरे होते हैं फैक्टर प्राइसिंग। तो प्रोडक्ट प्राइसेस में कहते हैं जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस की होती हैं उनको खरीदा और बेचा जाता है। और फैक्टर प्राइसेस में क्या होता है कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर ने यूज किए होते हैं वो उनके लिए पेमेंट करता है। तो ये है एक्सचेंज से, एक्सचेंज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग में। प्रोडक्ट प्राइसिंग में आगे गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस, और फैक्टर प्राइसेस में आगे जो भी उसने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किए हैं उनका बाइंग और सेलिंग। तो एक्सचेंज के बाद आ गया पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। पब्लिक फाइनेंस किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू कलेक्शन और एंड एक्सपेंडिचर से। पब्लिक फाइनेंस में हम क्या पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट के को कहाँ से रेवेन्यू उसको मिलेगा, और उसको कहाँ पे किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपनी इन रेवेन्यूज को खर्च करना है। क्योंकि गवर्नमेंट के भी तो अब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चलते हैं, जैसे कहीं रोड प्रोजेक्ट चल रहा है, कहीं हाईवे प्रोजेक्ट चल रहा है, कहीं फ्लाईओवर प्रोजेक्ट चल रहा है, कहीं डैम प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो सब तो उसके एक्सपेंडिचर्स हैं।
अब गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी तो मिलता है थ्रू टैक्सेस, थ्रू जीएसटी, थ्रू अदर सोर्सेज। तो ये जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की मैनेजमेंट है, इसको ही पब्लिक फाइनेंस में स्टडी किया जाता है कि अगर तो हमारा बैलेंस ऑफ, अगर हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर तो इक्वल है तो ठीक है, लेकिन अगर हमारा रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो हम इसमें गैप है उसको कैसे फिल करेंगे। और अगर हमारा एक्सपेंडिचर कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है, तो जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू उसको हमने कहाँ यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड की जाती हैं, पब्लिक फाइनेंस में। तो पब्लिक फाइनेंस के बाद आता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में हम क्या करते हैं, बाइंग और सेलिंग करते हैं, लेकिन आउट ऑफ कंट्री। इसमें क्या किया जाता है कि हम अपनी कैपिटल्स, गुड्स और सर्विसेज को अदर कंट्रीज के साथ एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। कुछ उनसे लेते हैं, कुछ अपनी उनको देते हैं। इसमें गुड्स भी आती है, इसमें सर्विसेज भी आती हैं, इसमें कैपिटल भी आती है। क्यों? क्योंकि हर एक जो नेशन है या फिर जो हर एक कंट्री है उसका ना ही वो जोग्राफिकली सेम है, ना ही वो इकोनॉमिकली सेम है, ठीक है। तो कुछ जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत है, कुछ चीज़ों की उनको ज़रूरत है, कुछ नीड है, कुछ उनकी वांट्स हैं। तो नीड्स और वांट्स के लिए चीज़ें क्या की जाती हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, दूसरी उस कंट्री से इस कंट्री में, किसी और कंट्री में। तो डिफरेंट कंट्रीज में हम अपनी गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। कुछ उनकी सर्विसेज और गुड्स लेते हैं, कुछ अपने उनको देते हैं, ताकि जो एक बैलेंस बना रहे। तो इसको इंटरनेशनल ट्रेड में इंक्लूड किया जाता है। ये सारी तो थी ट्रेडिशनल अप्रोच, बट जो अब प्रेजेंट की मॉडर्न अप्रोच है उसमें क्या हम स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स को हम किन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, माइक्रो मीन्स छोटा, ठीक है, और मैक्रो मीन्स बड़ा, यानी कि होल, ठीक है। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, यूनिट लेवल पे किसी भी चीज को पढ़ते हैं। जैसे कि एक इंडिविजुअल की जो डिमांड है और उसके लिए जो प्रोडक्शन की जाती है, या फिर एक हाउस होल्ड के लिए, या फिर एक छोटी सी सोसाइटी के लिए, या एक फर्म के लिए, जब हम स्मॉल लेवल पे किसी भी चीज को स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें मेनली हम किन चीजों को स्टडी करते हैं, डिमांड थ्योरी होगी हमारी, प्रोडक्शन थ्योरी होगी, प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया, फैक्टर प्राइसिंग होगी, ठीक है, और इकोनॉमिक वेलफेयर हो गया एक स्मॉलर लेवल पे। वो सब हम किस में स्टडी करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ पे है, एक इंडिविजुअल लेवल पे होती है या फिर यूनिट लेवल पे, ठीक है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम किसी इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं या फिर एक यूनिट लेवल, जैसे एक फर्म होगी, कोई एक इंडस्ट्री होगी, तो हम इसको स्मॉलर लेवल, या फिर एक छोटी सी सोसाइटी होगी, तो हम उसी लेवल पे जब हम किसी चीज को स्टडी करते हैं तो वो किस में इंक्लूड की जाती है, माइक्रो। लेकिन मैक्रो में क्या होता है, मैक्रो में क्या स्टडी किया जाता है, होल इकोनॉमी को हम स्टडी करते हैं एज ए सब्जेक्ट मैटर। तो इंडिविजुअल लेवल पे जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसमें क्या चीज आती है, इंडिविजुअल क्या करेगा, एक डिमांड करेगा, ठीक है, तो उसके लिए प्रोडक्शन होगी किसी भी एक सिंगल, किसी भी होगी, इसमें डिमांड फंक्शन पढ़ा जाता है, प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, ठीक है, अब प्राइस डिटर्मिनेशन होगी, ठीक है, और इकोनॉमिक वेलफेयर हो गया स्मॉलर लेवल पे। ये सब चीजें हम किस में पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। क्यों, इसमें हम एक छोटे से किसी एक इंडिविजुअल के बारे में भी पढ़ सकते हैं, किसी एक
यूनिट लेवल पे भी, जैसे कि एक छोटी सी सोसाइटी है, वहां पे जितने भी लोग हैं सिर्फ हमने उनको स्टडी करना है, या फिर किसी एक सिंगल फर्म को स्टडी करना है, या फिर जो भी एक चीज को, कोई भी जो जितनी भी फर्म्स हैं जो किसी एक चीज को प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ उनकी स्टडी करनी है, तो ये सब किस में इंक्लूड किए जाते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? इकोनॉमी को कैसे लिखते हैं? एज ए होल। तो इसमें डिमांड हम इंडिविजुअल लेवल पे या फिर एक स्मॉल सोसाइटी लेवल पे स्टडी करते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड, फिर एग्रीगेट सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, अदर्स। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम स्टडी करते हैं। इसमें कहते हैं एग्रीगेट डिमांड, मतलब कि पूरी जितनी भी होल इकोनॉमी है उसमें लोगों की क्या क्या डिमांड्स है वो सब हम किस में पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फिर एग्रीगेट सप्लाई, जो होल कंट्री में सप्लाई की जा रही है उससे वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, लेकिन बट एज ए होल, उसमें इंडिविजुअल लेवल इफेक्ट नहीं करता। एम्प्लॉयमेंट, कितनी एम्प्लॉयमेंट हमारी जनरेट होती है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट को, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो। हमारी नेशनल इनकम, हमारी जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, ये सब एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हम आगे जब इन सबको इंडिविजुअली स्टडी करेंगे तो उसमें हम इनको समझेंगे। लेकिन अब आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या स्टडी कर, किस लेवल पे होती है? इंडिविजुअल लेवल पे या फिर यूनिट लेवल पे एक छोटी सी सोसाइटी को स्टडी कर सकती है, या एक फर्म को, या फिर एक छोटे से ग्रुप ऑफ फर्म्स को। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में होल लिया जाता है, जितने भी कंट्री के कंज्यूमर्स, इसमें हर एक कंज्यूमर को लिया जाता है, हर एक प्रोड्यूसर को लिया जाता है, जो भी डिमांड कर रहे हैं उन सबको इंक्लूड किया जाता है, जो भी सप्लाई कर रहे हैं चीजों की वो सारे इंक्लूड होते हैं। इन अ नेशन एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, कैसे जनरेट किया जाएगा, नेशनल इनकम क्या है, उसको हम कैसे इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, फिर प्राइस लेवल क्या है, प्राइस लेवल सबसे इंपॉर्टेंट। तो प्राइस डिटर्मिनेशन यहाँ पे भी होता है, लेकिन ये क्या होता है? एक छोटी सी हर एक जगह पे। लेकिन जब एक होता है ना कि पूरी इकोनॉमी में प्राइस बढ़ जाता है तो प्राइस लेवल सेट किया जाता है कि हाँ ये मिनिमम प्राइस लेवल है जो कि इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े जाते हैं। तो चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच ले लो या मॉडर्न अप्रोच ले लो, ठीक है, दोनों में ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। इसमें इन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को माइक्रो और मैक्रो लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ताकि उसको वो अच्छे से समझ सके और उसको उसके लिए एक अच्छे से पॉलिसीज बना सके, उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ सके, उनसे रिलेटेड पॉलिसीज बना सकें और इकोनॉमिक लॉज बना सकें ताकि हमें ज्यादा बेनिफिट हो। लेकिन एज अ होल हम यही कह सकते हैं कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में हम वो सारी प्रॉब्लम्स, पॉलिसीज, चाहे वो लॉज हो गए, जो भी कंसर्न करने किससे, इकोनॉमिक एक्टिविटी से, जो इफेक्ट किससे करती हैं, ह्यूमन वेलफेयर, तो वो सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं? सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।